हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों को कृषि से लाभ लेने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। उसमें से कई सारी योजनाएं ऐसी है जिनसे संबंधित जो राशि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए किसानों के सीधे खाते में भेज दी जाती है। लेकिन आज के इस डिस्कशन में हम इससे भी आगे बढ़कर एक और सवाल पर बात करेंगे कि जो राशि किसानों को भेजी जाती है वो राशि किन किसानों तक पहुंचती है। क्या वाकई में ये वे किसान हैं जो वास्तविक रूप से अपनी भूमि पर कृषि करते हैं, या फिर उन किसानों की बात की जानी चाहिए जो किसान किसी दूसरे की भूमि किराए पर लेकर के किसानी करते हैं। तो उन किसानों को कितना इससे लाभ मिल पाता है, इस योजना से किस तरह से वे जुड़ पाते हैं, यह एक प्रश्न है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो विषय में दिया है डीबीटी योजनाओं में कहाँ छूट गए काश्तकार किसान। तो जो ऐसे किसान हैं जो टेनेंट हैं, टेनेंसी के तहत यानी एक तरह से किराएदारी के तहत किसी बड़े किसान से भूमि लेकर के कार्य करते हैं, कृषि करते हैं, वो किस तरह से इन योजनाओं के लाभार्थी हो सकते हैं या फिर उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। न्यूज़ है व्हाई डीबीटी स्कीम्स नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ टेनेंट फार्मर्स। तो किस तरह से डीबीटी स्कीम को जो किराएदारी संबंधी स्थितियां हैं किसानों की उनको एड्रेस करना चाहिए। तो जो विषय है उसमें बात करेंगे, चर्चा क्यों की गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो योजना है डीबीटी उस पर भी बात कर लेंगे। जो लाभार्थी छूट रहे हैं इस योजना के तहत, खासतौर से टेनेंट किसान या पट्टेदार किसान, उन पर बात करेंगे। राज्यवार किस तरह से किराएदारी चल रही, कुछ प्रमुख राज्यों का उदाहरण लेते हुए पूरी बात को समझेंगे। त्रुटियां कहाँ पर हैं, किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या समाधान हो सकता है, और एक प्रश्न जो कि मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उस पर निश्चित तौर पर सवाल बनते रहे हैं और आगे भी बन सकते हैं। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां और जीएस पेपर 3 कृषि और इससे संबंधित जो विषय हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात हो, एमएसपी की बात हो, कई तरह के विषय इसमें आ जाते हैं। तो चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कई सारे कि सभी कृषि सब्सिडी के रूपांतरण अब इसका समय आ गया है। जिस भी तरह से कृषि के अंतर्गत सब्सिडी दी जा रही है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। किस तरह से बदल दिया जाए, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना शुरू कर दिया जाए। तो अभी के लिए सरकार किस तरह से सब्सिडी देती है, पहला इनपुट सब्सिडीज और दूसरा आउटपुट सब्सिडीज। यानी कि अगर किसी किसान को कृषि करनी है तो सरकार उसको उर्वरक में, बिजली में, कम लागत पर पानी की आपूर्ति जैसी स्थितियों में सब्सिडी प्रदान करती है, जहां पर उसके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। दूसरा, अब जब आउटपुट मिलना है, जब फसल आ गई तो बाजार मूल्य से ऊपर फसलों की खरीद की बात भी आ जाती है, या फिर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया जाता है कि इतनी कीमत पर फसलें खरीद ली जाएंगी। तो इसको कह सकते हैं आउटपुट सब्सिडी। अब इस तरह की कुछ योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ हैं वो सीधे किसानों के खाते में भेज दिए जाते हैं, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कह दिया जाता है। तो प्रति एकड़ या प्रति किसान जो डीबीटी सहायता है उससे पारदर्शिता तो बढ़ती ही है, दूसरा प्रशासन भी आसान हो जाता है। जो कई तरह की लेयरिंग है पूरे प्रशासन के सिस्टम में, अगर ऊपर से पैसा भेजा जाए तो नीचे तक आते आते उसमें बहुत कम मात्रा बचती है। 1 रुपये भेजे जाने पर ऐसा कहा गया है कि लगभग 15 रुपये ही जो वास्तविक लाभार्थी है उस तक पहुंच पाता है। ऐसे में जो डीबीटी स्कीम है उससे बिचौलियों को हटा करके डायरेक्टली पैसा फिर लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है। यही इस योजना की एक तरीके से संकल्पना भी थी और यही इसका मकसद भी था कि बिचौलियों को हटा दिया जाए। अब एक और लाभ ये होगा, जैसा कि शोधार्थी मानते हैं कि फसल न्यूट्रल होगा ये लाभ, क्योंकि कई तरह से अगर फसलों की बात करें जैसे चावल, गेहूं, जिसमें एमएसपी दिया जाता है, तो कुछ फसलों तक ही केवल लाभ हो सकता है। ऐसे में उन फसलों को भी इसमें शामिल करना होगा जो फसलें से छूट जाती हैं, तो सीधे अगर उनका भी लाभ खाते में भेज दिया जाए तो उससे भी बेनिफिट होगा। दूसरा, इनपुट आउटपुट बाजारों में भी विकृति नहीं हो पाएगी अगर आप अलग अलग करके दे रहे हैं। ठीक, इसके अलावा वर्तमान में जो कृषि डीबीटी योजनाएं हैं उसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे पीएम किसान कहते हैं, दूसरी एग्जाम्पल के तौर पर तेलंगाना की रायथू बंधु, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर रायथू भरोसा, और इस तरह की कई सारी स्कीम्स चल रही हैं। लेकिन इनका जो लाभ है किराएदार किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। अभी के लिए अगर जो भी लाभ मिल रहे हैं किसानों को तो वो केवल वो किसान हैं जो वास्तविक रूप से उस भूमि के मालिक हैं।
अभी हम आगे आंकड़े देखेंगे किस तरह से कितने प्रतिशत किसान किन किन स्थितियों में मौजूद हैं। पहले डीबीटी की बात कर लें। डीबीटी योजना जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे ही जो लाभ है उसका हस्तांतरण कर दिया जाए खासकर लाभार्थी के खाते में। इसकी शुरुआत की गई थी, पहला फेज 1 जनवरी 2013 को और लगभग 43 जिलों में शुरू हुआ। आगे चल करके 2014 में इसको पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया। 2015 में इस स्कीम के अंतर्गत जो कुल योजनाएं हैं 34 योजनाएं इससे अंतर्गत जोड़ दी गई और 2020 में 420 योजनाएं 56 मंत्रालयों की इसके अंतर्गत शामिल कर दी गई और वर्तमान में भी यह योजना आगे बढ़ती जा रही है। अब जो लाभार्थी छूटे हैं उनकी बात कर लें तो पहले कितना कितना रकम मिल रही है, कितनी राशि दी जा रही है। पीएम किसान के अंतर्गत जो भूमिधारी किसान परिवार हैं जिनके पास लैंड है, जो मालिक हैं, उनको 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता। रायथू बंधु सभी किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देता है और वाईएसआर रायथू भरोसा किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 13,500 रुपये का भुगतान करता है। इसमें से पीएम किसान वाले 6,000 शामिल है और 7,500 रुपये का ये अपनी तरफ से एक तरह से टॉपअप लगा के देते हैं, उसको और बढ़ा करके देते हैं राज्य के अंतर्गत। ठीक, लेकिन इस पूरी योजना में जो किराएदार किसान हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वो आय समर्थन का हो, शून्य या कम ब्याज ऋणों का हो, फसल बीमा का हो, आपदा आने के बाद जो मुआवजा मिलता है उसका हो, या अन्य तरह की कृषि से जुड़ी योजनाएं हो। एक एनएसओ का आंकड़ा अगर हम देखें तो 2018-19 के अंतर्गत एक आकलन आया था, कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन। उसमें क्या पता चलता है हमें कि ग्रामीण भारत में कुल अनुमानित 101.98 मिलियन जो परिचालन जोत है, यानी जो खेत मौजूद हैं जिसमें जुताई की जा रही है, ऑपरेशनल है, उसमें की जा सकती है, मौजूद है। उसमें से 17.3% जो लैंड है, जो भूमि है, वह पट्टे पर है, यानी किराए पर दी हुई है एक तरह से। और कृषि उत्पादन के लिए कुल क्षेत्रफल में पट्टे की भूमि 13% है इसमें से, जिसमें कृषि का उत्पादन हो रहा है। अगर हम राज्यवार कुछ स्थितियों को देखें तो हमें और आंकड़ा पता चलेगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंतर्गत जो टोटल होल्डिंग है किसानों की, कौन से जो किराएदार हैं वो 42.4% और ओडिशा में 39%, जबकि ऐसा क्षेत्र जो यूज किया जा रहा है वो यहाँ पर 31.3% और आंध्र प्रदेश में 38.4%। अगर आप पंजाब और हरियाणा में देखें, इन दोनों राज्यों में स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। ऐसा क्षेत्र जहां पर जो किराएदार किसान है उनकी होल्डिंग्स की बात करें तो 21.3 हरियाणा में, 21.1 पंजाब में, जबकि ऐसा क्षेत्र जहां पर वो उपयोग कर रहे हैं वो है 34.7 और 27.8, यानी ये काफी बड़ी भूमि ऐसी है जहां पर किराएदारी की व्यवस्था के अंतर्गत किसानी की जा रही है। ठीक, पूरे देश का अगर आप निकालेंगे तो 17.3 ऑल ओवर इंडिया में आएगा टोटल % ऑफ टेनेंट होल्डिंग्स, और टोटल एरिया की अगर आप बात करेंगे तो 13% आएगा। कई तरह की योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, उसमें अगर आप इसको देख लें, ऐसी योजनाएं जो किसानों के लिए केवल हैं, जैसे वाईएसआर रायथू भरोसा, तो किसानों के लिए कितने बेनिफिशरीज हैं इसके? 52,38,000। कितनी राशि दी गई है? 25,971.33 करोड़ रुपए। कुछ उदाहरण है, कई सारे राज्यों के यहाँ दिए हुए हैं। तो राज्यवार किराएदारी का एक सर्वे देख लेते हैं। एनएसओ सर्वे ने बताया है कि किराएदार किसानों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, यानी ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है देश में जो किराए पर जमीन लिए हुए हैं। अगला, उन्हें उनके जो मालिक है उनको निश्चित रूप से नकद में किराया देना पड़ता है या फिर उपज का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप इस बात को समझना चाहें, कोई व्यक्ति उसकी खेती की ज़मीन है, वह नहीं चाहता, उसके पास समय नहीं है वहाँ पर किसानी करने का, तो कुछ ऐसे छोटे मजदूर किसान हो सकते हैं जो उनके पास आए और उसकी ज़मीन को मांग लें किराए के बदले, या तो किराया दे सकते हैं या फिर जो उपज वहाँ पर उपजाई जाएगी उसमें से कुछ हिस्से का बंटवारा कर लिया जाता है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है जहाँ पर दिया गया पट्टा उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, जिससे यह भी नहीं पता चल पाता कि जो व्यक्ति वहाँ पर कृषि कर रहा है उसने उसको पट्टे पर लिया है। यानी कि जो कृषि समझौते हैं वो बड़े पैमाने पर मौखिक रूप से हो जाते हैं और अलिखित अनुबंध होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जाती। उसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि पहली वजह ये हो सकती है कि जो मालिक है उसको ये बात पता है कि आने वाले समय में हो सकता है किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए, या फिर एक समस्या ये भी हो सकती है कि उसको ये लगे कि आने वाले समय में अगर ये व्यक्ति उसके द्वारा लिया गया जो पट्टे का
अनुबंध है उसका इस्तेमाल कुछ चीज़ों के लिए भी ना कर ले, लाभ ना कमा ले, या फिर उसको किसी चीज़ में फंसा ना दे। तो कई सारे इस तरह के डर उन्हें होते हैं। तेलंगाना में 17.5% जोत जो है उसमें पट्टे के तहत खेती की जा रही है, ऐसा देखा गया। और 20 जिलों के 7,774 किसानों को एक सर्वेक्षण में देखा गया कि आंकड़ा लगभग 35.6% है। यानी कि पता चला कि 17.5% जोत है और यहाँ पर किसानों का आंकड़ा 35.6% है। तो तेलंगाना सरकार ने 2022-23 में रायथू बंधु के लिए 14,800 करोड़ रुपए का बजट रखा था, ठीक। लेकिन जो पैसा है कहाँ पहुंचा? गैर खेती करने वाले जमींदारों के खातों में, क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड में किसान कौन है? जो किसान खेती का मालिक है, उस जमीन का मालिक है, लेकिन वह कृषि कर ही नहीं रहा। कृषि कौन कर रहा है? कोई मजदूर किसान या फिर कोई गरीब किसान, कोई छोटा किसान। तो लाभ इसके पास आ गया और वो रह गया, ठीक। तो यानी असली रायथू, रायथू का मतलब भी किसान ही होता है, वो इससे वंचित रह गया। और इस समस्या को एड्रेस करने के लिए फिर इस पूरे टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या बन करके उभरी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। त्रुटियां क्या हैं? आंध्र प्रदेश सरकार ने अगस्त 2019 में एपी क्रॉप कल्टीवेटर राइट्स कानून को एक तरीके से शुरू किया, इसको लागू किया। तो इस कानून में कहा गया कि जो भी व्यक्ति पट्टे पर कृषि ले रहा है वो 11 महीने की वैधता वाला एक समझौता कर लेगा, एक अनुबंध कर लेगा उससे, जिसकी भूमि पर वह कृषि करना चाहता है। तो इसके लिए एक कार्ड बना करके दे देंगे ये लोग, फसल कल्टीवेटर राइट्स कार्ड, जिसे CCRC कार्ड कहा गया है। एक तरीके से एक विकल्प दिया है लोगों ने कि ऐसी भी एक व्यवस्था शुरू की जाए जिससे जो किसान हैं छोटे, उनको लाभ मिल सके। तो इससे क्या होगा? इस कार्ड के जरिए जो काश्तकार किसान हैं वो बैंकों से फसल से जुड़ा ऋण ले पाएंगे और राज्य की जो DBT योजनाएं हैं उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन फिर जब एक स्टडी हुई उसमें पता चला कि 3,855 काश्तकार किसानों में से लगभग 364 को ही इस तरह के कार्ड मिले। दूसरा, इन 364 कार्ड धारकों में से भी केवल 63 को ही रायथू भरोसा का लाभ मिला और बहुत कम ही लगभग ऐसे किसान थे, लगभग 12 किसान ऐसे थे जिन्होंने उस जमीन पर ऋण ले पाए वो उस किसानी के जरिए। समस्या ये आई कि जो CCRC कार्ड है वो जमींदार के हस्ताक्षर के बाद ही बन सकता है, उसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने किराए पर कोई जमीन ली है तब तक आपको कैसे कार्ड बनेगा। तो वही वाली समस्या कि जमींदार वहां पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते, इस तरह का कोई भी वैधानिक दस्तावेज देने से बचते हैं। अब चूंकि समस्या बड़ी है, ऐसे में समाधान क्या हो? समाधान निकालने के लिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर समाधान निकालना होगा। पहली बात जो टेनेंसी की बात आती है, इसको ध्यान में रख करके दूसरा इसमें एक शब्द और आएगा, रिवर्स टेनेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे छोटे किसान ऐसे होते हैं जो किसी बड़े या समृद्ध किसान या फिर किसी कंपनी को अपनी जमीन दे देते हैं ताकि वो फिर उसके अंतर्गत कृषि करे और लाभ कमाए और एक बड़ा हिस्सा इनको भी दे दे। तो इसके लिए पॉलिसी रिलेटेड हमें प्रयास करने शुरू करने होंगे। आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश वाला उदाहरण लिया जाए तो वहां पर ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जहां पर किसानों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसी बात आती है कि कोई व्यक्ति जमीन दे तो रहा है लेकिन उस पर पट्टा देना नहीं चाहता, उस पर अनुबंध नहीं करना चाहता। इस तरह की समस्याओं को भी पॉलिसी के जरिए, पॉलिसी बना करके सुलझाने का प्रयास करना होगा। चलिए प्रश्न देखें। केंद्र और राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएं बड़े पैमाने पर कृषि में शामिल काश्तकार किसानों की समस्याओं को कहां तक सुलझा सकी हैं? विश्लेषण कीजिए। तो आपको कुछ उदाहरण देते हुए इसका विश्लेषण करना है और 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास करना है। तो कृषि वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासतौर से हमारे सिलेबस में भी, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि जो समाधान है वो हमारी तरफ से निकल करके आए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।